पूछा है आपसे कंप्यूटर का एक भाग जो डिस्क से सूचना पढ़ता है डैश कहलाता है, उसे आप लोग डिस्क ड्राइव के नाम से जानते हैं। यानी कंप्यूटर का एक ऐसा पार्ट, एक ऐसा भाग जो डिस्क से सूचना को पढ़ता है, उसे डिस्क ड्राइव के नाम से जाना जाता है। क्या बोलेंगे? उसे डिस्क ड्राइव बोलते हैं। ठीक है। कंप्यूटर के उस हिस्से का नाम बताइए जो कंप्यूटर के अन्य सभी पहलुओं से जुड़ा है और उन्हें एक साथ संवाद करने और काम करने की अनुमति देता है। तो डिस्क ड्राइव हो जाएगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाएगा, मदरबोर्ड हो जाएगा, या फिर मॉनिटर हो जाएगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, कौन सा सही जवाब आपका हो जाएगा। ठीक है, फटाफट से बताइए। तो इस प्रश्न में सही जवाब हो जाएगा आपका सी, मदरबोर्ड। जो मदरबोर्ड होता है उसी से सारे कंपोनेंट कनेक्ट होते हैं। बाकी के जो कंप्यूटर के कंपोनेंट होते हैं वो सभी मदरबोर्ड से ही कनेक्ट होते हैं और इस मदरबोर्ड को सर्किट बोर्ड भी कहा जाता है। अगला सवाल है सॉफ्टवेयर जो सॉफ्टवेयर के दूसरे पीस की कार्यक्षमता को संशोधित करने के लिए डिजाइन किए गए हैं वे कहलाते हैं। ऐसे सॉफ्टवेयर जो दूसरे सॉफ्टवेयर के की कार्यक्षमता को संशोधित कर देते हैं उनको हम क्या कहते हैं? ऐसा कोई सॉफ्टवेयर जो किसी दूसरे सॉफ्टवेयर की कार्यक्षमता को संशोधित कर दे, उसमें बढ़ोतरी कर दे, तो ऐसे सॉफ्टवेयर को क्या कहा जाता है? ठीक है, बताइए। चलिए, तो ऐसे सॉफ्टवेयर को क्या बोलते हैं? आप इसे प्लगइन्स भी कह सकते हैं और एक्सटेंशंस भी कह सकते हैं। तो इन्हें प्लगइन भी कहा जाता है और एक्सटेंशंस भी कहा जाता है। ठीक है। ये क्या करते हैं? किसी भी सॉफ्टवेयर की कार्यक्षमता को संशोधित कर देते हैं, उनको और बढ़ा देते हैं। एक हार्ड डिस्क को ट्रैक में विभाजित किया जाता है। एक जो आपकी हार्ड डिस्क है उसको पहले ट्रैक में बांटते हैं और उन ट्रैक को फिर आगे उप विभाजित करते हैं, है ना। उसको और फर्दर जो है सब डिवाइड करते हैं। वो किस में करते हैं ये आपको बताना है। ठीक है। तो सही जवाब इसमें क्या हो जाएगा? और जो भी बच्चे क्लास में प्रेजेंट हैं आपको अपने आंसर सबको देना है। ठीक है, सभी बच्चे अपने आंसर कमेंट बॉक्स में लिखते चलेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा सेक्टर्स में। किस में बांटते हैं? सेक्टर्स में बांटा जाता है। यानी पहले जो आपकी हार्ड डिस्क है वो ट्रैक में बंटती है और ट्रैक को फिर सेक्टर्स में विभाजित किया जाता है। जब दो या दो से अधिक डिवाइस एक साथ एक बस में डेटा लिखने की कोशिश करते हैं तो उस स्थिति को क्या कहते हैं? जब दो या दो से ज्यादा डिवाइस एक ही साथ एक बस में डेटा लिखने की कोशिश करते हैं तो ऐसी कंडीशन में उसको क्या कहा जाएगा? ऐसी कंडीशन में उसको क्या कहा जाएगा? आंसर दीजिएगा। ठीक है, ऐसी कंडीशन में क्या कहा जाएगा? वश कंटेंशन कहते हैं इसको, बोलते हैं वश कंटेंशन। ऑप्शन बी, वश विवाद कह सकते हैं। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा। अगला देखो, कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न परिणाम क्या कहलाता है? कंप्यूटर के द्वारा जो भी रिजल्ट आपको मिलता है, जो भी परिणाम आपको मिलता है, वो क्या कहलाता है? कंप्यूटर के द्वारा उत्पन्न परिणाम क्या कहलाता है? इसका सही जवाब आपको करना है कमेंट बॉक्स में। तो बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ठीक है, करेक्ट आंसर आप सबको देना है। क्या हो जाएगा? इनपुट, आउटपुट, डेटा, या फिर नन ऑफ दीज। तो कंप्यूटर द्वारा जो रिजल्ट हमें प्राप्त होता है, जो परिणाम हमें प्राप्त होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? आउटपुट के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर, आउटपुट। ठीक है, देखो यहाँ पर जो प्रोसेसर ने अंदर प्रोसेस किया वो आपके मॉनिटर पर डिस्प्ले होता है, वो आउटपुट कहलाएगा। अब ये आउटपुट किसके थ्रू आया? तो यहाँ पे केबल आप देख रहे हैं, इसको बीजीए केबल कहते हैं। वीडियो ग्राफिक्स अरे केबल होती है। इस वीडियो ग्राफिक्स अरे केबल के माध्यम से ही डेटा हमारा हमारे स्क्रीन पर दिखाई देता है। इसके साथ साथ में एक HDMI की केबल यूज कर सकते हैं। इसको हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस के नाम से जाना जाता है। तो HDMI केबल का भी यूज करके डेटा को हम मॉनिटर पर दिखा सकते हैं। माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार कब हुआ था? आपको बताना है कि माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार कब हुआ था। ठीक है, सही जवाब दीजिएगा। माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार कब हुआ था? ऑप्शन हो जाएगा पहला
1971 में माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार हुआ था। द इंटेल 4004 इज अ 4 बिट सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU released by Intel Corporation in 1971. It was the first commercially produced microprocessor. ये पहला कॉमर्शियली प्रोड्यूस्ड माइक्रोप्रोसेसर है। कौन सा? इंटेल 4004। ओनली 4 बिट का था और 1971 में इसको डेवलप किया था इंटेल कॉर्पोरेशन ने। ठीक है, अब देखो 4 बिट में कौन कौन से थे, तो इंटेल 4004 था, ओके, इंटेल 404 था, ये 4 बिट का था। इसके बाद फिर 8 बिट प्रोसेसर आ गए हैं, तो 8 बिट में कौन कौन से आ गए हैं? इंटेल 8008 था, 8080 था, 8085 था, 8048 था और 8051 था, ऐसे कुछ थे। फिर 16 बिट प्रोसेसर की बात करें तो 8086 आ गया, यहाँ पे 8088 आ गया, है ना, 80186 आ गया। और ऐसे ही फिर आपके 32 बिट प्रोसेसर आ गए, जैसे इंटेल हो गया, i9, है ना, इस प्रकार से जो 32 बिट के हो गए। और इसके बाद आपके 64 बिट के आ गए हैं, जैसे कोर i3, i5, i7, i9। तो धीरे धीरे क्या हुआ है कि जो प्रोसेसर है उसको और ज़्यादा बेहतर करते चले गए, है ना, और ज़्यादा उसको बेहतर बनाते चले गए। निम्न में कंप्यूटर की विशेषता बता दीजिए क्या होती है। कंप्यूटर की विशेषता निम्न में से क्या है? आंसर दीजिएगा, कौन सा इसमें करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। तो कंप्यूटर की विशेषता की बात की जाए तो इसमें भाई सभी हो जाएंगी, चाहे वो स्पीड हो, आपकी एक्यूरेसी हो या स्टोरेज कैपेसिटी हो, ये सारी ही विशेषताएं आपके कंप्यूटर की हैं। सो डी ऑप्शन करेक्ट है। मुख्य रूप से कंप्यूटर 3 प्रकार के होते हैं। मेनली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, यानी कि आपका जो कंप्यूटर है वो मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। क्या ये सत्य है? क्या ये ट्रू है? आंसर दो। तो देखिए, एक तो आपका एनालॉग कंप्यूटर होता है, एक आपका कैसा होता है? डिजिटल कंप्यूटर होता है, और एक आपका कैसा होता है? हाइब्रिड कंप्यूटर होता है। तो मुख्य रूप से 3 ही प्रकार के कंप्यूटर होते हैं। एक बात सत्य है, जो आपका डिजिटल कंप्यूटर होता है ये फिर 4 प्रकार में बट गया है। एक आपका माइक्रो कंप्यूटर होता है, फिर एक आपका मिनी होता है, फिर एक आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है और एक आपका सुपर कंप्यूटर होता है। तो ये डिजिटल कंप्यूटर को 4 भागों में बांटा गया है। और जो हाइब्रिड कंप्यूटर होता है ना, ये एनालॉग प्लस डिजिटल का मिश्रण होता है, यानी एनालॉग और डिजिटल का मिश्रित रूप होता है, उसे हाइब्रिड कंप्यूटर कहते हैं। कंप्यूटर आईसी चिप के अंदर डीसी करंट प्रवाह होता है। कंप्यूटर आईसी के अंदर डीसी करंट फ्लो होता है। जो आपका कंप्यूटर में आईसी चिप लगा होता है, उस आईसी चिप में डीसी करंट फ्लो होता है। एकदम सत्य है, ट्रू है, बिल्कुल। उसके अंदर कौन सा करंट होता है? डीसी करंट ही फ्लो होता है। एसी का करंट हमारे सिस्टम में पहुंचता है, बट वहां पर एसएमपीएस लगा होता है, कल आपको बताए थे। ये क्या करता है? एसी को डीसी में चेंज कर देता है। और हमारे सिस्टम में मदरबोर्ड में जो पावर सप्लाई पहुंचती है वो डीसी करंट ही होता है। इंटरनेट चलाने के लिए एनआईसी कार्ड की आवश्यकता होती है। अगर आप इंटरनेट को चलाना चाहते हैं तो आपके कंप्यूटर में एनआईसी कार्ड का होना अति आवश्यक है। क्या होगा इसका सही जवाब? इसका सही जवाब क्या होगा? डीसी करंट, ओ सॉरी, अगर हमें इंटरनेट चलाना है तो फिर एनआईसी कार्ड की आवश्यकता पड़ती है। इसको क्या बोलते हैं? नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के नाम से इसको जाना जाता है। आप थोड़ा यहाँ पर समझने का प्रयास करिए। ये आपका एनआईसी कार्ड है, इसको एनआईसी कार्ड भी कहते हैं, इसको लैन कार्ड भी कह सकते हैं। और ये जो पोर्ट आप देख रहे हैं ये इथरनेट पोर्ट है ना, इथरनेट पोर्ट कह सकते हैं, लैन पोर्ट आप कह सकते हैं। तो ये इथरनेट पोर्ट है ना। RJ45 कनेक्टर इसमें होता है। और एनआईसी का फुल फॉर्म नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है। इसका अपना एक यूनिक नंबर होता है एनआईसी का, जिसे मैक पता कहते हैं, मैक एड्रेस कहते हैं। तो मीडिया एक्सेस कंट्रोल ये मैक एड्रेस का फुल फॉर्म है। तो इसका ही एक पता होता है, उसे मैक पता कहते हैं। और ये पता 48 बिट का होता है, 48 बिट का होता है। और 48 बिट का अगर होगा तो बाइट में पूछेंगे तो 8 से भाग कर देना, है ना, तो 6 बाइट का निकल कर आ जाएगा। तो 48 बिट कह लो या 6 बाइट कह लो, ठीक है। और इसको इथरनेट पोर्ट कह सकते हैं या लैन पोर्ट कह सकते हैं। एसडी रैम का पूरा नाम क्या होता है, फुल फॉर्म क्या होता है? आपको एसडी रैम का फुल फॉर्म बताना है, तो जल्दी से बताइए क्या होगा आपका करेक्ट आंसर। एसडी रैम की बात की जाए तो यहाँ पर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन सिंक्रोनियस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये एसडी रैम का फुल फॉर्म है। अब अगर हम रैम को देखें तो आज की डेट में हम लोग कौन सी रैम यूज करते हैं?
तो देखिए सबसे लेटेस्ट की अगर हम बात करें तो DDR5 SD रैम सबसे लेटेस्ट रैम है आपकी, ठीक है। इसको डबल डेटा रेट 5 कह सकते हैं, डबल डेटा रेट 5 सिंक्रोनियस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, और ये 5th जनरेशन की रैम है और 14 जुलाई 2020 को इसे लॉन्च किया गया था, ठीक है। तो हम सभी आज की डेट में DDR ही रैम यूज करते हैं। वो DDR2 हो सकता है, वो DDR3 हो सकता है, वो DDR4 हो सकता है, या लेटेस्ट DDR5 हो सकता है। तो ये DDR वाली ही रैम आजकल ज़्यादा यूज हो रही हैं। एक पैरेलल पोर्ट में कुल पिनों की संख्या कितनी होती है? एक जो आपका पैरेलल पोर्ट होता है उसमें टोटल नंबर ऑफ पिन कितने होते हैं? एक पैरेलल पोर्ट में कुल पिनों की संख्या कितनी होती है? तो 25 पिन होती हैं। टोटल पिन कितनी होती हैं? 25 पिन आपकी टोटल होती हैं, 25 पिन होती हैं। देखो यहाँ पर ये एक पैरेलल पोर्ट है, इसमें 25 पिन होती हैं। तो सीरियल पोर्ट की बात करें इसमें 9 पिन होती हैं, पैरेलल पोर्ट में 25 पिन होती हैं, PS2 पोर्ट जो आपके होते हैं इसमें 6 होती है। देखिए माउस और कीबोर्ड के लिए जो आपका PS2 पोर्ट एक होता है, इसमें भी माउस कीबोर्ड आप लगा सकते हैं, तो इसमें आपकी 6 पिन होती हैं। गेम पोर्ट में 15 पिन होती हैं, USB पोर्ट में 4 पिन होती हैं, ठीक है। यूपीएस का मुख्य काम क्या है, मुख्य कार्य क्या है? यूपीएस जो हमारे कंप्यूटर में लगा होता है, इसका मुख्य काम क्या होता है? मेन फंक्शन बता दीजिएगा यूपीएस का क्या होता है। तो देखिए ये पावर बैकअप के लिए होता है, और साथ ही साथ जो लाइट का फ्लक्चुएशन होता है उसको भी ये कंट्रोल करने का काम करता है। कौन? यूपीएस, ठीक है। अनइंटरप्टिबल पावर सप्लाई इसको बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म भी आपके पेपर में पूछा जाता है। तो इस प्रकार का आपका यूपीएस होता है जो आप अपने कंप्यूटर के साथ में लगाते हैं, क्योंकि देखिए कंप्यूटर जो आपका डेस्कटॉप है ना, उसमें बैटरी नहीं होता है, तो अब वो अचानक से बंद हो जाएगा अगर लाइट चली जाएगी तो पावर बैकअप के लिए इसका यूज किया जाता है, ताकि आपका कंप्यूटर 20 से 25 मिनट चलता रहे, है ना। अब डिपेंड करता है कि आपका यूपीएस कैसा है, और आप अपना जो इंपॉर्टेंट वर्क है वो पूरा कर ले या उसको सेव कर ले, सुरक्षित कर ले, ठीक है। इसलिए यूपीएस का यूज होता है। तो अनइंटरप्टिबल पावर सप्लाई इसको बोलते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ VLSI? आपको VLSI का फुल फॉर्म बताना है। VLSI का फुल फॉर्म क्या होता है? वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन इसको बोलते हैं। VLSI का जो इस्तेमाल है वो 4th जनरेशन में किया गया था, ठीक है। 4th जनरेशन में VLSI का इस्तेमाल किया गया था, और इसको वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन के नाम से जाना जाता है। मेमोरी यूनिट कई सारे रजिस्टर्स का समूह होता है। जो आपकी मेमोरी यूनिट होती है वो कई सारे रजिस्टर्स का समूह होता है। कई सारे रजिस्टर्स से मिलकर के मेमोरी यूनिट बनती है, तो ट्रू हो जाएगा बिल्कुल। मेमोरी यूनिट का निर्माण होता है सेट ऑफ रजिस्टर्स से। कई सारे रजिस्टर्स मिलकर के एक मेमोरी यूनिट बनाते हैं। और रजिस्टर कैसे बनता है? तो ये फ्लिप फ्लॉप्स का एक सेट होता है, सेट ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स से मिलकर के एक रजिस्टर बनता है। और फ्लिप फ्लॉप्स क्या होते हैं? सिंगल बिट डेटा स्टोरेज यूनिट होती हैं, जो 0 और 1 हो सकती है, ठीक है। सिंगल बिट डेटा स्टोरेज यूनिट है। अगला सवाल है आस्काई कोडिंग सिस्टम में 1 बाइट में कितने बिट होते हैं? जो आस्काई कोडिंग सिस्टम है इसमें 1 बाइट में कितने बिट होते हैं? आस्काई कोडिंग सिस्टम में 1 बाइट में कितने बिट होते हैं? तो पहले इसमें 7 हुआ करते थे, अभी क्या है 1 बाइट में 8 बिट होते हैं आस्काई कोडिंग सिस्टम में, ठीक है। फुल फॉर्म क्या है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। फुल फॉर्म है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ठीक है। टोटल करेक्टर के इसमें कितने आ सकते हैं? 256 करेक्टर इससे बनाए जा सकते हैं। देखिए जब भी हम कुछ टाइपिंग करते हैं, कुछ टाइप करते हैं, तो कीबोर्ड से जब हम किसी कुंजी को प्रेस करते हैं तो प्रत्येक कुंजी का अपना एक आस्काई कोड होता है। सिस्टम को नहीं पता है कि आपने ए प्रेस किया कि बी प्रेस किया, और ना वो एक की का एक आस्काई कोड जनरेट कर देता है। जैसे अगर आपने एक कैपिटल ए प्रेस किया है तो इसका आस्काई कोड 65 हो जाता है, ठीक है। ऐसे अगर आप बी प्रेस करते हैं तो क्रमानुसार फिर 66 हो जाएगा, सी का हो जाएगा 67, ऐसे क्रमानुसार जेड तक चला जाएगा। स्मॉल ए प्रेस करते हैं तो इसका आस्काई कोड 97 है, स्मॉल बी का 98 है, और ऐसे क्रमानुसार चला जाएगा। तो जब भी हम कुछ कीबोर्ड में टाइपिंग करते हैं तो उसका एक आस्काई कोड ही जनरेट होता है, और फिर ये आपका चेंज होता है बाइनरी फॉर्म में और कंप्यूटर प्रोसेस कर देता है, ठीक है। तो इसलिए आस्काई का फुल फॉर्म भी पेपर में काफ़ी पूछता है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज जिसको बोलते हैं। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का आधार कितना होता है? बेस कितना होता है? हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का बेस आपसे पूछा है, आधार आपसे पूछा है। तो इसमें बहुत सिंपल है, जिसमें जितने लेटर या करेक्टर हैं टोटल उतना ही उसका बेस है। तो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में एक तो 0 से 9 तक के अंक होते हैं,
और इसमें फिर ए से एफ तक के लेटर होते हैं। तो कुल मिला के इसमें 16 डिजिट हो जाते हैं। तो इसका बेस भी कितना बन जाता है, 16 का बन जाता है, 16 का बन जाता है। अब हेक्साडेसिमल के अलावा भी आपसे पूछा जा सकता है। तो आपसे पूछ सकते हैं ये बताओ कि बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस कितना होता है। तो बाइनरी में तो केवल 0 और 1 दो ही डिजिट होते हैं, तो इसका बेस कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आपसे पूछा जा सकता है ये बताओ ऑक्टल नंबर सिस्टम का बेस कितना होता है। तो ऑक्टल नंबर सिस्टम में 0 से 7 तक के डिजिट होते हैं, तो कुल मिला के इसका 8 डिजिट बन जाते हैं। 7 तक अगर आप काउंट करेंगे 0 को भी तो 8 हो जाएगा। तो इसका बेस, इसका आधार 8 हो जाएगा। आपसे पूछा जा सकता है डेसिमल नंबर सिस्टम का बता दीजिए कितना होता है। तो डेसिमल में 0 से 9 तक का डिजिट होता है, तो इसमें 10 हो जाएगा। और हेक्साडेसिमल अभी हमने बताया आपको, ठीक है। इसमें 0 से 9 और ए से एफ तक का यानी 16 टोटल आपके डिजिट बन जाते हैं। तो बेस 16 हो जाएगा। तो ये सभी चीज़ें याद रखना है। बीसीडी का फुल फॉर्म क्या होता है, वीसीडी का पूरा नाम क्या है, फुल फॉर्म क्या है। इसको बोलते हैं बाइनरी कोडेड डेसिमल। क्या बोलते हैं, बाइनरी कोडेड डेसिमल। ये वीसीडी का फुल फॉर्म है। अगला सवाल है मॉडर्न कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है, आधुनिक कंप्यूटर का जनक। देखो अगर आपसे सिंपल ये पूछता है कि फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है, तो चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। लेकिन जो मॉडर्न कंप्यूटर के जनक हैं वो कौन है, एलन ट्यूरिंग को मॉडर्न कंप्यूटर का जनक कहा जाता है, आधुनिक कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर में अन्य पीढ़ी के कंप्यूटरों से क्या अंतर है। देखिए जनरेशन चेंज हुई है, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन। तो इनमें क्या अंतर है आखिर। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी विकसित होती चली गई वैसे वैसे जनरेशन बदलती चली चली गई, ठीक है ना। तो ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुआ है पांचवी जनरेशन। तो जैसे जैसे जनरेशन मीन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में विकास हुआ फिर वैसे वैसे जनरेशन भी चेंज होती चली गई। निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर भाषा कृत्रिम बुद्धि के लिए प्रयोग की जाती है, कौन सी कंप्यूटर की भाषा कृत्रिम बुद्धि के लिए इस्तेमाल की जाती है, एआई के लिए इस्तेमाल की जाती है। एआई का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो यहाँ पर प्रोलॉग आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन। कंपाइलर और इंटरप्रेटर ये स्वयं में क्या है, कंपाइलर और इंटरप्रेटर का नाम आपने सुना होगा। ये स्वयं में प्रोग्राम्स हैं या आप कह सकते हैं लैंग्वेज ट्रांसलेटर या लैंग्वेज प्रोसेसर भी बोलते हैं, ठीक है। तो लैंग्वेज ट्रांसलेटर भी आप यहाँ लिख सकते हैं, ऑप्शन में ऐसा भी आ सकता है, ऑप्शन में लैंग्वेज प्रोसेसर भी आ सकता है और प्रोग्राम्स इनको कहते हैं, ठीक है। इनका काम होता है हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन भाषा में परिवर्तित कर देना। क्यों, क्योंकि आपका जो कंप्यूटर है वो केवल और केवल मशीन भाषा को ही समझ सकता है। डेटा ट्रांसमिशन के लिए उपलब्ध आवृत्तियों की सीमा को डैश के रूप में जाना जाता है। देखिए डेटा ट्रांसमिशन के लिए जो एक उपलब्ध फ्रीक्वेंसी है उसको आप किस नाम से जानते हैं, तो उसको बैंडविड्थ कह सकते हैं। क्या बोलेंगे उसको, बैंडविड्थ के नाम से उसे जाना जाता है। निम्न में कौन सी डिवाइस कंप्यूटर एडेड डिजाइन यानी कैड जैसे एप्लीकेशन में इस्तेमाल की जाती है। कैड जैसे एप्लीकेशन के लिए कौन सी डिवाइस इस्तेमाल करते हैं, प्लॉटर का यूज होता है। क्या होगा, प्लॉटर यहाँ पे करेक्ट आंसर बन जाएगा, ठीक है। चलो यहाँ पे थोड़ा सा हम सही कर देते हैं। यहाँ पर आपका सही जवाब है ऑप्शन पहला प्लॉटर, ठीक है। माइक्रो प्रोसेसर की शुरुआत किस पीढ़ी में हुई है, माइक्रो प्रोसेसर की शुरुआत कौन सी जनरेशन से हुई है। अब आपको बताना है इसमें कौन सी जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर की शुरुआत हुई है, तो फोर्थ जनरेशन करेक्ट आंसर है। वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किस जनरेशन में हुआ था, वैक्यूम ट्यूब कौन सी जनरेशन में यूज की गई थी। तो देखिए सबसे पहले वैक्यूम ट्यूब का ही इस्तेमाल हुआ था फर्स्ट जनरेशन में। फिर सेकेंड जनरेशन में किसका इस्तेमाल हुआ था, तो सेकेंड में हुआ था ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल, ठीक है, ट्रांजिस्टर। थर्ड में किसका हुआ था, आईसी का इस्तेमाल हुआ था। फोर्थ में वीएलएसआई और फिफ्थ जनरेशन की बात की जाए तो इसमें यूएलएसआई प्लस एआई, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट और ऑल्ट कुंजियों को किस नाम से जाना जाता है, जो आपकी कंट्रोल कुंजियां हैं, शिफ्ट कुंजी है और ऑल्ट कुंजी है, इसको किस नाम से जाना जाता है। तो भाई इनको आप लोग किस नाम से जानते हैं, इनको मॉडिफायर की भी कहते हैं, क्योंकि ये कुंजियां किसी भी की के फंक्शन को मॉडिफाई कर देती हैं। जैसे नॉर्मली ए आपने प्रेस किया तो ए लेटर टाइप हो गया ठीक है। वट आपने कंट्रोल के साथ में अगर ए प्रेस किया तो ऑल सेलेक्ट कर देगा, ऑल सेलेक्ट हो गया। आपने पी प्रेस किया तो यहाँ से पी लेटर टाइप होगा,
बट कंट्रोल के साथ में P दबाते हैं तो प्रिंट की कमांड आ जाएगी। तो इस P का देखो ना फंक्शन चेंज हो रहा है इस कंट्रोल की वजह से। तो ये कंट्रोल शिफ्ट और ऑल्ट की जो कुंजियां होती हैं इनको मॉडिफायर की के नाम से भी जाना जाता है। माउस का बायां बटन पॉइंट सेलेक्ट या कमांड देने के काम में होता है। देखिए माउस को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो माउस इस प्रकार का होता है, ये राइट साइड का बटन है और एक आपका लेफ्ट साइड का बटन है और बीच में यहाँ पर स्क्रॉल व्हील होता है, इससे हम पेज को ऊपर या नीचे स्क्रॉल कर सकते हैं। तो माउस का जो बायां बटन है यानी जो लेफ्ट वाला बटन है इसका काम है सेलेक्ट करना, कमांड देना, इसलिए हम यूज करते हैं, क्लिक वगैरह करते हैं। तो हाँ ठीक बात है। राइट बटन स्पेशल कार्य के लिए आप कर सकते हैं, बट लेफ्ट बटन से आमतौर पर जनरली वर्क करते हैं। हम वहां पे क्लिक करना होता है, अगर हमें सेलेक्ट करना होता है, कमांड देना होता है तो हम लेफ्ट बटन का ही यूज करते हैं। फिर पूछा है पहला माउस किसने बनाया था, फर्स्ट माउस का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो अगर हम बात करें फर्स्ट माउस की, फर्स्ट माउस किसके द्वारा डेवलप किया गया था, बनाया गया था, डॉगलस एंजल वार्ट ने फर्स्ट माउस का आविष्कार किया था। ठीक है, बाकी अभी थोड़ा माउस में और डिटेल में पढ़ेंगे आगे, वो अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो अगली क्लास चैप्टर नंबर 1 की, ठीक है, पार्ट नंबर 3 कल आपका आएगा और कल आपकी क्लास अगली जो चलेगी, ठीक है, वो आपके एप्लीकेशन पर आएगी, CCC वाईफाई स्टडी एप्लीकेशन जो आप सब जानते हैं। ठीक है, और बाकी आप सभी टेलीग्राम से भी कनेक्ट हो जाइएगा और अगर आपने हमें यूट्यूब पे सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। और कोई भी समस्या आती है, कोई डाउट रहता है तो 9452299946 हमारा नंबर है, आप इस नंबर पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और जो आपके बैच में थ्योरी क्लास आती हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहाँ पर बहुत ही डिटेल में सभी टॉपिक डिस्कस करते हैं। वो सुबह 7 बजे ही थ्योरी क्लास आपकी आ जाती है डेली एक, उसको आपको प्रॉपरली देखना है। अभी शुरुआत है एकदम, अभी से अगर आप थोड़ा थोड़ा क्लास करते रहोगे तो निश्चित रूप से बहुत कुछ सीख जाओगे आप अपने, जब तक आपका मई में एग्जाम होता है तब तक, ठीक है ना। इसलिए आपको कंटिन्यू डेली क्लास करते रहना है, जितना पढ़ाते हैं उतना आपको डेली पढ़ते रहना है, ठीक है। तो निश्चित रूप से अपने एग्जाम को बहुत अच्छे से आप लोग क्वालिफाई करेंगे। तो क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, मुलाकात करेंगे फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।